जी स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन सेक्शन सी। सेक्शन बी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन सी में भी आपको अगेन 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और सेक्शन जो है बी वो है 25 मार्क्स का, इसकी वेटेज है 25, ओके सॉरी 15 मार्क्स। तो इसका मतलब ईच क्वेश्चन आपके पास हो गया 7.5 मार्क्स का, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। कैलकुलेट मीन मीडियन मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। सो ग्रुप दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अच्छा, ग्रुप के अंदर देखें एक कम हमें आसान करके दे दिया है। वो क्या दे दिया है कि हमें एक तरह से क्लास बाउंड्री दे दी है, ठीक है। सो ये 20, दिस इज 20। सो यह बेसिकली हमारे पास क्या है, क्लास बाउंड्री मौजूद है हमारे पास। तो हमें क्लास बाउंड्री बनाने से एक तरह से बचत हो गई है, हमारा टाइम बच गया है, थोड़ा काम आसान हो गया है, ठीक है। सो मैं ऐसा करता हूँ, टेबल बनाता हूँ, ठीक है। सो टेबल बनाते हैं। तो ये तो आपके पास आ गया है ग्रुप का टेबल, इस ग्रुप, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है फ्रीक्वेंसी का टेबल, ठीक है। और उसके बाद आपके पास, क्योंकि आपको मीन मालूम करना है, मीन में आपको बेसिकली क्या करते हैं आप लोग, मीन में आपको मिड पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट का टेबल, ठीक है। सो मीन के अंदर फिर आपको मल्टीप्लाई करना होता है फ्रिक्वेंसी से, ये उसका टेबल आ गया, ठीक है। और फिर आपको जो करना होता है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ओके, मीडियन में मीडियन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद होगा तो उसके अंदर आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बनानी होती है। तो ये मैंने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बना दी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो तो स्टूडेंट्स, ये टेबल के ऊपर हम लेबलिंग भी कर देते हैं, सही है। ये बेसिकली आपके पास है ग्रुप, आपके पास फ्रिक्वेंसी, इसको सिंपल मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट, जिसे मैं एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज, ये क्या हो जाएगा, ये एफ टाइम एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ओके, बाकी हम तो टेबल्स बना लेते हैं। बेसिकली मैं मीन लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक्स बार से शो कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये आपके पास हो जाता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, क्योंकि आपके पास ग्रुप डेटा है, समीशन एफ, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास। इधर ये मैं क्लास फ्रिक्वेंसी का टेबल बना देता हूँ, जो कि मुझे मीडियन में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास तो वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, 10, 20, 30, 40, 50। सो ये हो जाएगा आपके पास 10, 20, 30, 40, 60, ठीक है गाइस। सो ये बेसिकली आपका आ जाएगा टोटल, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आपके पास क्या गिवन है, 12, 7, 20, 17, लास्ट में आपके पास है 6, ठीक है। सो मिड पॉइंट्स, क्योंकि आपको समीशन एफ चाहिए, एक्स कैसे आएगा, एक्स बेसिकली आपके पास जो होगा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, और 0 का मिड पॉइंट किस तरह से निकलेगा, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। इसी तरह इन दोनों का मिड पॉइंट 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, आपके पास क्या आ जाएगा 15। और एक तरीका ये है कि अगर आपको एच मालूम है, बेसिकली इन केस में एच क्या है आपके पास,
एच जो होता है बेसिकली आपके पास क्लास बाउंड्री का डिफरेंस होता है। कोई भी एक क्लास बाउंड्री ले लें और उसका डिफरेंस ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास, आप कोई सी भी ले सकते हैं 50 माइनस 40, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होता है। तो आपके पास आ गया 10, सही। तो अब मैं मिड पॉइंट के अंदर 10 वैल्यूज ऐड करके भी ये पूरी वैल्यूज कंप्लीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 25। 25 में 10 ऐड करूँगा 35 और 35 में 10 ऐड करूँगा 45। 45 में 10 ऐड करूँगा 55, ठीक है। और आप इसको क्रॉस चेक कीजिएगा मिड पॉइंट के फार्मूले से, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए, ठीक है। सो समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये वैल्यूज़ मालूम करनी है मुझे, और फिर हम क्या कर लेंगे, मीन निकाल लेंगे, सही है। सो इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए। मैं कैलकुलेटर लाता हूँ, 1 मिनट। ये स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह का ही कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा एग्जाम में भी, ठीक है। सो इसके अंदर हम देख लेते हैं। इससे 12 मल्टीप्लाई बाय 5 आई नो 60, ठीक है। दिस इज 60, सो वही मैं बाद में लिख लूँगा। 18 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 270, ठीक है। सो ये आपके पास हो जाएगा 270 और ये बेसिकली आपके पास हो गया 60, ठीक है। ओके 27 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा आपके पास 675। 3 मल्टीप्लाई बाय 35, 700। 45 मल्टीप्लाई बाय 17, 765। So 55 मल्टीप्लाई बाय 6, 330। सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब इनका भी सम कर लेते हैं और इन वैल्यूज का भी सम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समीशन एफ निकाल लेता हूँ। वो क्या है आपके पास, 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 20, ओके, प्लस, और फिर आपके पास है 27, सही। और फिर आपके पास है प्लस 20 प्लस 17 प्लस 6। तो गाइस ये तो आपके पास एक इजी वैल्यू आ गई है, सही है। और दोबारा टोटल करते हैं हम अपना एफ एक्स का, ठीक है, जो कि फार्मूले में मुझे रिक्वायर्ड है। सो वो बेसिकली आएगा आपके पास 60 प्लस 270 प्लस 675 प्लस 700 प्लस 765 प्लस 330। तो दिस इज इक्वल्स टू 2800, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मीन निकालना मेरे लिए आसान है। तो मीन बेसिकली हो जाएगा 2800 डिवाइडेड बाय 100, ओके। ये सिंपल कैंसिल आउट हो रहा है। तो गाइज मीन क्या है, मेरे पास मीन आ गया है 28, ठीक है। सो अब मैं फाइंड आउट करता हूँ मीडियन। सो दिस इज मीडियन, ठीक है गाइज। सो मीडियन के लिए मुझे क्या करना है, मीडियन के लिए मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। इसको मैं शो करता हूँ एक्स टिल्डा से, सही है। मद्दा का जो निशानी ये टिल्डा कहलाता है, इसको मैं टिल्डा से शो कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है बेसिकली एल प्लस समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मीडियन है, ठीक है, माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय एफ, वो जो आपके पास टारगेटेड रो है, और मल्टीप्लाई बाय एच। तो इसके अंदर आपको पास सब चीज़ें मालूम है। एल आपको पता है, एल आपके पास लोअर बाउंड है। एफ जो है वो आपके पास उस क्लास की फ्रिक्वेंसी है जिसके अंदर मीडियन मौजूद है, ठीक है। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है उस क्लास से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी होती है, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। और समीशन एफ आपको मालूम ही है क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे मालूम करना है कि ये आपके पास जो रो हैं, ये 6 रो हैं आपके पास, 1 2 3 4
5 6, इसमें से टारगेटेड रो कौन सी है जिसके अंदर मुझे मीडियन मिलेगा, ठीक है। तो उस वो तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर आप सिंपल इसको देखें, सो ये जो रिजल्ट आपके पास आया है, इससे आप बता सकते हैं कि वो टारगेटेड रो कौन सी है। तो समीशन एफ मेरे पास बेसिकली 100 है, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 250। सो 50th वैल्यू जो है आपको मिलेगी 50th पोजीशन के ऊपर, ये आपके पास है। तो ये मीडियन के लिए हमने रफ वर्क कर दिया है। So, इस पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगा, मीडियन होगा। सो वो वैल्यूज किस तरह से निकलेगी, 50th पोजीशन जो आएगी आपके पास समीशन डिवाइड बाय 2। तो वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मुझे कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी देखना पड़ेगी, ठीक है। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जो है 12 है। फिर 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 30। 30 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। 57 प्लस 20, तो ये आपके पास हो जाएगा 77। 77 प्लस 17, सो ये आपके पास हो जाएगा 94, और दिस इज इक्वल्स टू 100, ठीक है गाइज। ये सिंपल आपने किया है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, और बाकी फिर सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू आपने किस तरह से निकाली है कि आपने ऐड करते गए। 12 में 18 ऐड किया, 30, फिर 30 को आपने 27 में ऐड किया, फिर आपके पास 57। 57 को जब आपने 20 में ऐड किया 77, फिर 77 को आपने 17 में ऐड किया तो 94। 94 में जब आपने 6 ऐड किया तो आपके पास 100 आ गया। सो यहाँ पे भी देखें आपके पास 100 था, और ये लास्ट वैल्यू पे 100 आती है। इसका मतलब आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ठीक मालूम की है। सो गाइस, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ये जो वैल्यू है 50th वैल्यू, ये किस रो के अंदर है, ठीक है। सो 30, 12, 30, 30 और 50, इसके बिटवीन जो है आपके पास 50th पोजीशन आ रही है, ठीक है। 30 और 57 के बिटवीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस तो ये बेसिकली जो आपके पास रो आई है, ये आपके पास आई है मीडियन रो, ठीक है। सो गाइस, इसी का फिर हम मालूम करेंगे। तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हाईलाइट देखते हैं किस तरह से है। सो गाइस, ये मैंने इसे हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। सही। तो सबसे पहले मुझे बताएं इसका लोअर बाउंड क्या होगा। ये आपके पास, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बेसिकली ये वैल्यू जो है आपके पास, ये इसकी लोअर बाउंड होगी, ठीक है, एल होगा। उसके बाद आपके पास समीशन एफ तो आपको मालूम है, ये आपके पास समीशन एफ होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है, जो मीडियन क्लास से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी होती है वो बेसिकली आपके पास क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी आपके पास ये रही, मीडियम क्लास की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। एच आपको पता है, दोनों का डिफरेंस है जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, आपके पास 10 है, ठीक है। बस जैसे हम क्या करते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़ और कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पे, मीडियन एल आपके पास हो जाएगा 20 प्लस समीशन एफ डिवाइड बाई 2। सो ये मैं निकाल चुका हूँ, समीशन एफ डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट 50 लिख सकता हूँ, और आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। 100 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 50 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 30 और डिवाइडेड बाय समीशन, आपके पास फ्रिक्वेंसी जो है वो 27 है, और मल्टीप्लाई बाय 10। डेट गाइज, इसको आप कैलकुलेटर में रखें और डायरेक्ट सॉल्व कर लें।
में से रखता हूँ 20 प्लस ब्रैकेट समीशन 50 माइनस 30 27 और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, जस्ट आपने इजिकल्स टू दबाया और आपके पास आंसर आ गया 27.407। सो अगर मैं इससे लिखना चाहूँ 27.407 है तो इसको मैं 41 कर देता हूँ, राउंड ऑफ किया है मैंने। तो इस तरीके से आपने मीडियन निकाल लिया। ठीक है, सो मॉड किस तरह से निकालेंगे? मॉड इसके लिए जो मैं एक्स यूज़ करता हूँ वो है कैप। सही है, एक्स के ऊपर कैप लगा दिया, इसका मतलब ये आपके पास मॉड के लिए शो हो रहा है। ठीक है, तो फार्मूला बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसे कि हमने मीडियन का फार्मूला लिखा था, बिल्कुल उससे मिलता जुलता फार्मूला मॉड के लिए है। इधर एल एल वही है जो कि लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस फिर यहाँ पर आपके पास है एफ एम लिख लें, या इसको मैं लिख लेता हूँ एफ नॉट। ओके, इसे एफ वन लिख लेते हैं ताकि आसानी से हो जाए। एफ वन और इसे लिख लेते हैं एफ ज़ीरो, इसे हम लिख लेते हैं 2 टाइम एफ वन, ये एफ एम लिखते हैं इसे। से हो जाएगा एफ एम माइनस वन, ये हो जाएगा एफ एम, आपके पास माइनस एफ एम माइनस वन माइनस एफ एम प्लस वन। एक चीज़ जो रह गई वो मल्टीप्लाई बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, सो गाइज इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं पता? आपको एफ एम माइनस वन, एफ एम माइनस वन, एफ एम प्लस वन नहीं पता। ओके, वैसे गैस क्या होता है कि एफ एम क्या हो सकता है? एफ एम बेसिकली हो सकता है आपके पास सो गाइस एफ एम बेसिकली आपके पास मोड क्लास है। ठीक है, मोड क्लास की फ्रिक्वेंसी, यानी जिस तरह से अभी आपने देखा था ना मीडियन की क्लास कैसे चूज़ की थी हमने, इसी तरह से हमने मोड की क्लास चूज़ करनी है। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हो जाएगी एफ एम। इसी तरह एफ एम माइनस वन का क्या मतलब होगा? एफ एम माइनस वन का मतलब, एफ एम माइनस वन का मतलब होता है, यानी माइनस हम करते हैं पीछे जाने के लिए और प्लस करते हैं हम आगे जाने के लिए। अमूमन नेचुरली भी इसी तरह से होता है, जब हमें आगे बढ़ना हो तो वो चीज़ ऐड की जा रही होती है, और जब पीछे हटना हो तो हमें चीज़ जो होती है सब्ट्रैक्ट की जा रही है। तो नेचुरली आप सोचेंगे एफ एम माइनस वन से क्या मतलब हो सकता है? एफ एम माइनस वन से मतलब ये होता है कि मोड क्लास की जो फ्रिक्वेंसी उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, सही, उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी। और एफ एम प्लस वन का मतलब ये हो जाएगा कि आपने जो फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं वो मोड फ्रिक्वेंसी के बाद वाली फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको किस में लग रही है? सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो वो बेसिकली है 27। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 27 जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपके पास टारगेटेड रो है, सही है, क्योंकि ये वाली होगी। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, कलर मिटा देता हूँ। तो गाइस समझे, ये जो रो टारगेट हुई हुई है यही आपकी है। ठीक है, यही आपकी क्या है? मॉड क्लास है। मॉड क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, सो शायद दिख नहीं रहा आप लोगों को, यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड क्लास। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास हो गया एफ एम। तो गाइज ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ एम माइनस वन, इससे पहले वाला जो एफ एम माइनस वन हो जाएगा और उसके बाद वाला एफ एम प्लस वन। ईजी है गाइज। सो अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट पुट करता हूँ। ठीक है, और सॉल्व कर लेता हूँ।
दिस कैप इज रिप्रेजेंट मोड, सही है। एल एल जो होगा वो बेसिकली आपके पास 20 होगा, ठीक है। अभी हमने देखा था मीडियन के केस के अंदर भी, ठीक है। तो एफ एम जो है बेसिकली आपके पास 7, फिर माइनस एफ एम माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 27 माइनस 18 माइनस 20, अप्लाई बाय 10, ठीक है। अब मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। सो दिस इज 20 प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन 27 माइनस 18, ओके, फिर 2 टाइम 27 माइनस 18 माइनस 20 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो गाइस ये हो जाएगा 25.625। तो गाइस इस तरीके से ये आपके पास मोड आ गया है, ठीक है। सो एक तरह से अगर एम्पेरिकल रिलेशन देखें इसका, तो जो कि वैसे पूछा तो नहीं है, ठीक है। दिस इज अ मीन, दिस इज अ मीडियन, दिस इज अ मॉड, सही है। सो बेसिकली मीन जो था आपके पास वो था 28, जो था वो आपके पास था 27.40, और ये आपके पास आ गया है, मॉड आया 25.25, ठीक है। तो इससे देख सकते हैं कि मीडियन जो है आपके पास सबसे बड़ा है, मीन सबसे बड़ा है, उसके बाद आपके पास मीडियन है, और उसके बाद आपके पास मोड है। इस तरह का जो रिलेशन होता है, अगर वो आपसे कहें कि रिजल्ट के ऊपर कमेंट करें, तो आप बता सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव स्क्यूड है, ठीक है। सो वैसे तो पूछा नहीं है, बहरहाल इस तरह से आप लोग रिलेशन लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सही है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। 3 पार्ट हैं इसके, मेरा ख्याल है ईच पार्ट इक्वल्स टू 2.5 मार्क्स। सो अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, what is the probability of the getting at least one head? So there is a keyword at least. तो गाइस इसको कैसे रिमेंबर करेंगे एट लीस्ट को, ठीक है। सो इसके अंदर है एट लीस्ट वन हेड। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सैम्पल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस बनाने के लिए अगर आपके पास 3 हेड हैं, अगर तो आप लोगों को याद होगा तो किस तरह से हो सकता है, हेड हेड, तरह हेड हेड टेल, तरह से हेड टेल हेड, सही है। और सैम्पल स्पेस बनते किस तरह से, बनते बिल्कुल जो है टोटल आउटकम एन एस अगर मैं लिखूँ, तो बेसिकली हो जाता है आपके पास 2 की पावर n। सो बेसिकली n यहाँ पर है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो गाइस ये हो जाएगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम आ जाते हैं टेल के ऊपर, बिल्कुल इसी तरीके से बना लेते हैं। हो जाएगा टेल टेल टेल, इस तरह से टेल टेल हेड, इस तरह से टेल हेड टेल, और इस तरह से हेड टेल। तो गाइस एटलीस्ट का मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे आप खड़े में, फॉर एग्जांपल आप 1 पे खड़े में, तो आपने 1 से आगे जाना है,
ठीक है गाइस, ये एटलीस्ट का होता है, याद रखिएगा। जिस पोजीशन पे आप हैं आपने उससे आगे बढ़ना है। तो इस एतबार से एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये हो गया कि आपने वन हेड को भी काउंट करना है, आपने टू हेड्स को भी काउंट करना है, आपने थ्री हेड्स को भी काउंट करना है, अगर इससे ज़्यादा भी हैं तो उनको भी काउंट करना है। बहरहाल हमारे पास कॉइन ही थ्री है, तो इस वजह से हम थ्री से आगे जा ही नहीं सकते। सो एटमॉस में क्या होता है, दो कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों को इसके अंदर अक्सर देखने को मिलेंगे। सही, दिस इज एटमोस्ट। मोस्ट, सो गाइस एटमोस्ट के अंदर यानी ज़्यादा से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर टू हेड होता, ज़्यादा से ज़्यादा टू हेड तक जा सकते हैं, यानी अब आपने पीछे जाना है। एटमॉस का मतलब ये है कि अब आपने टू से पीछे को कवर करना है जितने भी, यानी उसके अंदर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर होता है एटमोस्ट टू हेड, तो आप लिखते हैं टू, टू के भी काउंट करते हैं, वन को भी काउंट करते हैं, और नहीं जो है उसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन एटलीस्ट के, एटलीस्ट से रिलेटेड है तो हम एटलीस्ट के थ्रू करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। सो वन हेड का मतलब ये हो गया आपके पास वन टू थ्री, सही है। और जाहिर है फिर उसके बाद जो है एटलीस्ट का मतलब ये है कि मुझे आगे वाले हेड भी देखने हैं, एटलीस्ट का मतलब ये है कि आप टू वालों को भी काउंट करेंगे। ओके, ये आपके पास हो जाएगा। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और थ्री हेड वाले भी उसके अंदर आ जाएंगे। सही है। सो एटलीस्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं आपने उससे आगे जाना है। आप आगे जा रहे हैं तो आपको दो हेड भी मिलेंगे, आपको तीन हेड भी मिलेंगे, और चार हेड बिल्कुल नहीं मिल सकते क्योंकि आपने कॉइन ही तीन दफ़ा टॉस किया। अगर तो फोर टाइम आपने कॉइन टॉस किया होता तो आप फोर हेड को भी इस कंडीशन के अंदर इंक्लूड करते। सो प्रोबेबिलिटी याद होगी आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम इसे कह देते हैं एच। सही है। सो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम मतलब ये हो गया, ये हो गया एन एच। एन एच लिख रहा हूँ कि यानी हेड आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, और टोटल आउटकम्स को मैं लिख देता हूँ एन एस। ठीक है गाइज। सो एन एच आपको पता है, आपने काउंट कर लिया, दिस इज सेवन, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, दिस इज एट। दैट्स इट गाइज, फिनिश। ठीक है। सो पार्ट बी की तरफ आते हैं। एक्स बी, तो गाइज इस तरह से ये मैंने कर लिया है। ठीक है, दिस इज मेरा पार्ट है ए। ठीक है, तो गाइस पार्ट बी करते हैं। ठीक है, सो पार्ट बी में आपके पास है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 7 और 11 व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस। सो गाइस जब इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास, सो दिस इज इक्वल्स टू 7 और 11। ठीक है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी और 11 आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप लोगों ने रिवाइज किया हो, आप लोगों को याद हो, तो दिस केस कहलाता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आप क्या करते हैं,
मुझे एक्सक्लूसिव में फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो इसको मैं ए कह देता हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इसे बी कह देते हैं। दो इवेंट्स हैं हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं दोनों, यानी या तो आपके पास पॉसिबल है कि डाइस के ऊपर 7 आएगा, या फिर आपके पास पॉसिबल है कि डाइस का जो आप सम करें वो 11 आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने एक दफ़ा दो डाइस थ्रो किए और दोनों में एक दफ़ा 7 आ रहा है, एक दफ़ा 11 आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। या तो आपके पास 7 आएगा या फिर आपके पास 11 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11, ठीक है गाइस। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी बेसिकली आपके पास हो जाएगी एन ए फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी आपके पास एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। सो आपको पता है टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, एन एस बेसिकली आपके पास हो जाएगा 6 की पावर एन होता है, ठीक है, डाइस के लिए। सो गाइस दो दफ़ा दो डाइस हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 6 की पावर 2, जो कि इक्वल होता है 36 के, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 7 का इतनी मतलब आ सकता है डाइस के ऊपर अगर आप सम करें, तो ऐसा कहते हैं एक सैम्पल स्पेस डाइस का लिखते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा सा आइडिया हो जाए कि बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर हमने करना क्या है, ठीक है गाइस। तो जस्ट गिव मी जी स्टूडेंट्स, सो आप लोग देख सकते हैं ये मैं आपके पास जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो सामने आप अपने देख सकते हैं, सही है। अगर मुझे सैम्पल स्पेस बनाने को कहा जाता तो मैं सैम्पल स्पेस बना देता, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर टाइम आपके पास कम होता है, तो आप वही काम करें जो आपसे करने का कहा गया है, ठीक है। सैम्पल स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको भी सैम्पल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज अब इसमें देखें कि आप 7 किस तरह से ला सकते हैं। बेसिकली 7 देखें, ये हो जाएगा आपके पास 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। तो गाइज दिस इज अ रो, ठीक है। तो गाइज लेट मी गिव मी 1 मिनट। जी स्टूडेंट्स, सो गाइज इसके अंदर सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जिन जिन का सम 7 बन सकता है वो आपके पास 6 हैं, जिस पे देखें मैं एक ये रो भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। सो इस रो जो है ये इट्स बिकम हम 7, ठीक है। सो काउंट कर सकते हैं इजीली 6 हैं। इसके अलावा मुझे बताएं अगर कोई और पॉसिबिलिटी है जिनके ऊपर आप 7 बना सकते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं सैम्पल स्पेस बनाना चाहूँ ए के लिए, तो ए के लिए सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, ए के लिए सैम्पल स्पेस बन जाएगा 6,1, दिस इज 7, ठीक है, ये हो गया। फिर 5,2, फिर 4,3, फिर 3,4, फिर 2,5, फिर 1,6। तो गाइज ये आपके पास है 6, इस तरह से इनका जो सम है वो 7 बन रहा है। तो दिस बिकम 6/36, और जब आप इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1.6। तो ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई है गेटिंग 7 की, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 11, तो 11 का देख सकते हैं। तो 11 बेसिकली हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास एक ये नंबर है, ठीक है, 11, और एक ये नंबर। इसका मतलब इन दो के अलावा अगर कोई और पॉसिबिलिटी है तो आप मुझे बताएं,
जिनका सम जो है वो 11 हो जाए, ठीक है। अगर आप देखें उससे ऊपर वाला करें तो दिस इज इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वल्स टू 12, दिस इज इक्वल्स टू 10, सही, दिस इज इक्वल्स टू 9। सो मेरे हिसाब से दो ही हैं। सो प्रोबेबिलिटी बी का जो सेट है उसके अंदर क्या आ सकता है, उसके अंदर आ सकता है 5,6 एंड 6,5, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस बिकम, ये आपके पास हो जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं और यहाँ पर आपके पास 36। सो ये आपके पास आ जाएगा 1/18। सो इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करी है गेटिंग ए और गेटिंग बी, बट अभी तक आपने और नहीं किया, सही है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए क्या होता है आपके पास, पी ए यूनियन बी, इसे और भी कहते हैं। सो किसके इक्वल होता है फार्मूला, ये फार्मूला बेसिकली इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा ही है। सो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और 11, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं, 7 और 11 दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 1/6 प्लस 1/18, ठीक है गाइस। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/6 प्लस 1/18, तो 2/9। तो गाइस दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। 2/9 पॉसिबिलिटी है 7 और 11 आने की, ठीक स्टूडेंट्स। सो इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। सो दो पार्ट हमने क्वेश्चन में कर लिए, ठीक है। सो थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विल पास इन अकाउंटिंग is 6/9 and the probability that he will pass in statistics is 8/13. What is the probability that he will pass in the both the subjects? So guys, अगर आप लोगों को थ्योरी याद है तो दिस क्वेश्चंस जो है वो डिपेंडेंट इवेंट का होता है, सही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट, सही है। तो सो स्टूडेंट्स हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं काउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स, अगर काउंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, अगर काउंटिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फार्मूला जो है वो लिखते हैं, सही। तो अगर दो इवेंट हैं ए एंड बी और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, सो हम लिख सकते हैं उसे, ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जैसे ये हमने मैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर हमने लिखा था और, सो इंडिपेंडेंट इवेंट में हम लिखते हैं एंड। So this is the probability of A multiplied by probability of B. तो गाइस इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें गिवन है, ठीक है। बोथ की प्रोबेबिलिटी हम देख लेते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन है सही, बहुत सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड आउट की जा सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको अकाउंटिंग की है, ठीक है, और वो आपके पास है 6/9, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो आपके पास है 8/13। सो गाइस ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, एज्यूम किए हुए हमने, ठीक है। सो अब अगर मैं फार्मूले में पुट करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, सो ये आपके पास हो जाएगा, फार्मूले में अगर पुट करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 6/9 मल्टीप्लाई बाय
8/13 कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिकली होगा 6/9 6/9 multiplied by 8/13. So this is 16/39. So the probability that he will pass in both the subject is 16/39. ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सही, आप बाय कंटेन 3 रेड्स 4 वाइट एंड 3 ग्रीन बॉल। If a sample of 3 balls is selected at random, find the probability that all are the different colors, 2 are the white colors। ठीक है, सो पार्ट ए करते हैं। Then 5 का पार्ट ए और हम 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सो सबसे पहले देखें, इफ अ सैंपल ऑफ 3 बॉल्स सेलेक्टेड, 3 बॉल सेलेक्टेड। जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, हम बेसिकली कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सही है, सो टोटल देख लेते हैं। टोटल बेसिकली एन आपके पास क्या है, एन जो है आपके पास टोटल बॉल है वो कितनी है, 3 + 4 + 3, ये आपके पास हो जाएगा 3 + 4 + 3 = 10। और आपने चूज़ कितनी करनी है, बेसिकली आपने चूज़ करनी है 3 बॉल्स। ठीक है, सो बेसिकली एनसीआर क्या हो जाएगा आपके पास, सो एनसीआर आपके पास हो जाएगा आपके पास 10। सी आर आपके पास कितना हो जाएगा 3। तो 10 से 3 देख लेते हैं कैलकुलेटर में। तो गाइस आपके पास हो जाएगा 10 शिफ्ट सी शिफ्ट 3 120। तो गाइस 120 बेसिकली आपके पास आ गया है एनएफ यानी टोटल आउटकम्स। क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सो यहाँ पर आपके पास टोटल आउटकम आ चुके हैं 120। अब हम काम करेंगे फेवरेबल आउटकम्स के लिए। ठीक है, सो पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 के लिए अब मुझे मालूम करना है ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो बेसिकली ऑल आर ऑफ द डिफरेंट कलर होगी। सही है, पी ए बेसिकली यहाँ पर क्या है, पी ए बेसिकली है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर कलर। सही है, डिफरेंट कलर्स हैं। सो बेसिकली टोटल आउटकम्स तो आपको पता चल ही गए हैं 120। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स के लिए मैं लिख देता हूँ एन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एन ए के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितनी रेड बॉल्स कितनी है 3 सी, फिर क्रॉस 4 सी, फिर क्रॉस, फिर 3 सी, यानी 3 रेड है 4 वाइट है 3 ग्रीन है, ऐसा ही है। सो अब मैं कितनी कितनी चूज़ करूँ कि सब डिफरेंट कलर्स की हूँ, तो पॉसिबल है कि मैं एक 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 करूँ, क्योंकि टोटल तो मैंने सिर्फ 3 ही चूज़ करनी है। तो यही कम्बिनेशन मेरे पास बन रहा है कि मैं एक एक बॉल चूज़ करूँगा तो वो हर बॉल जो होगी वो डिफरेंट कलर से मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, सो 3C1 कितना होगा देख लेते हैं, 3C1 3 हो जाएगा। इसी तरह 4C1
4 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। सो गाइस फेवरेबल आउटकम आपके पास आए हैं 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 120। सो 36 डिवाइड बाय 120 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 120, तो 3/10। तो द आंसर इज 3/10। ठीक है, अब पार्ट बी करते हैं। ए का ही 2 करते हैं। तो 2 बेसिकली है 2 आर ऑफ वाइट कलर, सही है। सो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास 2 आर ऑफ वाइट कलर का मतलब ये हो गया, पी भी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट बॉल, सही है, 2 वाइट कलर, वाइट बॉल, वाइट बॉल्स। ठीक है। सो टोटल आउटकम तो डेफिनेटली सेम रहेगा। ठीक है, तो जिसे हम एन एस से लिखते हैं वो तो हो गया 120। ठीक है, और एन ए क्या हो जाएगा, एन बी। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स के लिए सो वाइट वाइट कलर सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, वाइट कलर जो है आपके पास, सबसे पहले तो मैं टोटल लिख लेता हूँ। टोटल आपके पास आ जाएगा 4C2, क्योंकि वाइट 2 होंगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या बच गया है, उसके बाद आपके पास बच गए हैं रेड, और आपके पास बच गए हैं रेड और आपके पास है ग्रीन। ठीक है, सो आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रेड और ग्रीन टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, 6C1 लिख सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 और 6 10 हो जाएगा, 2 और 1 आपके पास 3 हो जाएगा। सो देखते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 4C2, ऐसे ही, दिस इज इक्वल्स टू 6, और 6C1 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 6। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 36, ऐसे ही। 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेसिकली आपके पास हो जाता है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हो जाएगा 36, और टोटल आउटकम्स आपके पास हो जाएगा 120। ये तो बिल्कुल सेम पहले जैसे आंसर आ गया है। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, अगर कहीं कोई मिस्टेक नज़र आए या कोई टाइपो नज़र आए तो फिर मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो गाइज एक और तरीका जो मैं आपको बता रहा था लिखने का, वो क्या है, वो बिल्कुल इस तरीके से कि मैं एन बी कोई और कलर ले लेते हैं। ठीक है, एन बी यानी फेवरेबल आउटकम्स किस तरह से लिख सकता हूँ मैं। सो ये आपके पास हो जाएगा एन, सबसे पहले तो मैं मुझे जो कहा गया है मैं वो कर लेता हूँ। 4C2 वाइट जो है आपके पास बेसिकली 4 हैं बोले, उसमें से 2 आपने चूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद बन जाती हैं 3 रेड, सही। फॉर एग्जांपल मैंने रेड से एक चूज़ कर ली, तो ज़ाहिर है फिर ग्रीन से मैं कोई भी बॉल चूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है मेरे पास कि मैं 4C2 ये तो मुझे करना ही करना है। ठीक है, अब की दफ़ा मैं रेड से चूज़ नहीं करता, अब की दफ़ा मैं चूज़ कर लेता हूँ ग्रीन से। ठीक है, इस तरीके से भी आप जो है फेवरेबल आउटकम्स निकाल सकते हैं। सो कैलकुलेटर देखते हैं। ठीक है, सो 4C2
4c2 प्लस 3c1 प्लस 3c0, ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लाई का निशान है। ओके, फिर से लिखते हैं, ब्रैकेट 4c2 मल्टीप्लाई 3c1 फिर मल्टीप्लाई 3c0, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद 4c2 प्लस 3c1, ओके सॉरी ये मल्टीप्लाई का निशान है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, बल्कि ये तो आपके पास c0 था, फिर मल्टीप्लाई बाय 3c1, तो गाइस दिस इज आल्सो 36, ठीक है, सेम आया। तो जैसे भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस पार्ट बी देखते हैं इसका। ओके, पार्ट बी में कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, सो पार्ट बी नज़र आ रहा है आपको क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने ऊपर से कॉपी किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए विल बी अलाइव फॉर 30 years in 0.4, or the probability of B that will be alive for 30 years in 0.8. What is the probability that both will be alive for 30 years? सो गाइज हम भी अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब आता है कि बोथ्स विल बी अलाइव, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, ए विल बी अलाइव 30 years, सही है। that A will be alive. ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल बी अलाइव। आपने इस तरीके से लिखने, अब दोनों जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, सिंपल, आपको याद होगा, अभी हमने पीछे किया भी था। तो इसमें आप लिख सकते हैं पी ए एंड बी लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। सो फार्मूला इजी, आसान फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8, हम लिख देते हैं 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो 0.32। So guys, a simple pretty question. So 0.32 जो है ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है बोथ की, बोथ विल बी अलाइव फॉर 30 years। सो गाइस ये आपका पेपर जो ये भी 2016 भी ख़त्म हुआ। सो आप लोग चेक कीजिएगा, खुद भी कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए साथ के साथ, ठीक है। अगर इसके अंदर कहीं आपको कोई गलती नज़र आए और किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस।